हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का थीम नंबर 13 महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर सीयूटी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। और यहाँ पर गरीबाल्डी, अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो गरीबाल्डी है वो इनमें से किस कंट्री का फ्रीडम फाइटर था। वियतनाम का, वॉशिंगटन का, इंडिया का या फिर इटली का। तो घुसी पे गरीबाल्डी जो है उसने यूनिफिकेशन ऑफ इटली करवाने में मदद की थी। तो ए का फोर ऑप्शन, ए का फोर एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाता है। हो ची मिन जो है वो वियतनाम के थे। महात्मा गांधी सबको पता है इंडिया के फादर ऑफ द नेशन। अब्राहम लिंकन जो है 16th प्रेसिडेंट थे, कहाँ के, वॉशिंगटन डीसी या फिर अमेरिका के। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर गांधी जी रिटर्न टू हिज होमलैंड आफ्टर 2 decades ऑफ रेसिडेंस अब्रोड। अब यहाँ पर आपको बताना है कि गांधी जी इंडिया से साउथ अफ्रीका कब चले गए थे। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि साउथ अफ्रीका से वो इंडिया वापस कब आए। तो यहाँ पर पूछा है कि 1893 में वो इंडिया से साउथ अफ्रीका चले गए थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि साउथ अफ्रीका से वापस वो इंडिया कब आए थे। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनवरी 1915। नेम द पर्सन हु हैज रिमार्क्ड दैट साउथ अफ्रीका वाज द मेकिंग ऑफ महात्मा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो कोटेशन है, साउथ अफ्रीका वाज द मेकिंग ऑफ महात्मा, 1893 में गांधी जी कहाँ चले गए। पहले वो इंग्लैंड भी गए थे, देन साउथ अफ्रीका भी गए थे। तो वहां पर साउथ अफ्रीका में वो रहकर 1915 में साउथ अफ्रीका के अंदर भी उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह किया। देन जनवरी 1915 में वो इंडिया आ गए। तो इसी बात पर साउथ अफ्रीका वाज द मेकिंग ऑफ महात्मा, जिसके बाद उन्हें महात्मा गांधी भी बोला जाने लगा। तो ये जो कोटेशन है, इनमें से चार ऑप्शन में से किसने दिया है। आर.वी. धुलेकर ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, चंद्रन देवान सेन ने या फिर बिपिन चंद्रपाल ने। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। द इंडिया दैट ही लेफ्ट इन डैश ईयर वाज डिफरेंट फ्रॉम द ईयर 1915 व्हेन ही केम बैक। अभी मैंने बताया। अब यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन है, पूछा है कि भारत से जो गांधी जी हैं वो कब बाहर गए थे, विदेश कब गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1893। देन जनवरी 1915 में वो वापस इंडिया आते हैं और 1915 में ही वो साउथ अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह करते हैं। देन 1916 में फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस उनका कहाँ पर होता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जब फाउंडेशन रखी जा रही थी, जब उसका वो किया जा रहा था, ठीक है। तो वहां पर फरवरी 1916 में गांधी जी आते हैं सबसे पहले। देन लखनऊ पैक्ट और उसके बाद उनके 3 सत्याग्रह, चंपारण, खेड़ा और फिर अहमदाबाद। द स्वदेशी मूवमेंट वो स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वेयर इट हैड ग्रेटली ब्रॉडेंड इट्स अपील अमंग द मिडिल क्लासेस। अब यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन है, पूछा है कि स्वदेशी मूवमेंट भारत में कब शुरू हुई थी। तो यहाँ पर ईयर पूछा है, पर स्वदेशी मूवमेंट में आखिरकार हुआ क्या था। तो स्वदेशी मूवमेंट में फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया था और खादी, कॉटन, वूल, चरखा इत्यादि से बने हुए कपड़ों को प्रमोट किया गया था, जो कि हमारे इंडिजीनियस है। और फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया गया था, न सिर्फ क्लोथ्स बाकी, बल्कि जो अदर भी फॉरेन गुड्स थे ना, जो ब्रिटिशर्स वगैरह या फिर बाहर से आते थे, तो उनको बॉयकॉट किया गया था किस मूवमेंट में, स्वदेशी मूवमेंट में। और कब चालू हुई थी ये स्वदेशी मूवमेंट, कब से कब तक चली थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और इसी टाइम पर बंगाल का विभाजन भी हुआ था। किसने करवाया था, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। द स्वदेशी मूवमेंट हैड थ्रोन अप टावरिंग लीडर्स लाइक। अब ये पूछा है, अब इस क्वेश्चन में पूछा कि स्वदेशी मूवमेंट में हमें कौन कौन से मेन लीडर्स देखने को मिलते हैं। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय या फिर डी ऑल ऑफ दीस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और इन तीनों को लाल बाल पाल भी कहा जाता है। Who was the political mentor of Mahatma Gandhi and on his advice only Gandhi ji spent a year around British India। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा है कि महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटोर कौन थे, जिनके कहने पर गांधी जी ने एक पूरा अपना साल जो है ब्रिटिश इंडिया में अपना स्पेंड किया था। मतलब सीधा सा क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल मेंटोर कौन थे। सीआर दास? नहीं, सीआर दास तो पॉलिटिकल मेंटोर थे सुभाष चंद्र बोस के। गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा, स्वदेशी मूवमेंट में मेन लीडर्स थे। उसके बाद व्हेन डिड महात्मा गांधी मेड हिज फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस एट द ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अभी मैंने इसका पीछे आंसर बताया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फरवरी 1916। हु सेड एट द ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दैट इट वाज सर्टेनली अ मोस्ट गॉर्जियस शो। अब ये जो कोटेशन है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग के टाइम पर किसने कही थी। एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या फिर महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। वेयर एंड व्हेन डिड गांधी जी वाज अप्रोच्ड बाय अ पीजेंट फ्रॉम चंपारण इन बिहार हु टोल्ड हिम अबाउट द हार्श ट्रीटमेंट ऑफ पीजेंट बाय ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि वो कौन सा ऐसा, मतलब वो कौन सा ऐसा टाइम था या फिर गांधी जी उस टाइम पे क्या कर रहे थे, जिस टाइम पर चंपारण से आया हुआ एक पीजेंट ब्रिटिशर्स द्वारा की गई इंडिगो प्लांटर्स की हालत के बारे में गांधी जी को बताता है कि बिहार के अंदर जो इंडिगो प्लांटर्स हैं वहां उन पर मतलब कैसे क्रुएल्टी की जा रही है ब्रिटिशर्स द्वारा। मतलब टैक्स इम्पोज किया जा रहा है, उनको वेजेस नहीं दी जा रही,
तो कौन से ऐसे मतलब सेशन के दौरान जो वो पीजेंट है चंपारण से आया हुआ गांधी जी से मिलता है और सारी चीजें बताता है कि भाई इंडिगो प्लांटर्स के साथ ब्रिटिशर्स कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। तो क्या वो खेड़ा थी 1915 में जहां वो गांधी जी से मिलता है, अहमदाबाद, लखनऊ या फिर बरदोली? इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ। 1916 लखनऊ पैक्ट के दौरान जब लखनऊ सेशन हो रहा था दिसंबर 1916 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर गांधी जी सेट ऑन चंपारण सत्याग्रह? अब ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह पर कब बैठे थे? 1916 नहीं, 1916 में तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग हुई थी और इसी टाइम पे लखनऊ पैक्ट भी हुआ था। तो 1917, 1918 या फिर 1919? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1917। 1918 में तो अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह हुआ था और 1919 में तो जलियांवाला बाग मैसेकर और रोलेट एक्ट आया था। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी गई है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर चूज करनी है। फर्स्टली, इन 1918 इन अहमदाबाद डिमांडिंग बेटर वर्किंग कंडीशंस फॉर द टेक्सटाइल मिल वर्कर्स ही सेट ऑन सत्याग्रह। अब 1917 में चंपारण का सत्याग्रह हुआ, देन 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई। अब वहां पर गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी ने मिल वर्कर्स को सपोर्ट करते हुए उनको वेजेस जो है वो देने की मांग रखी थी कि जो कंपनी का जो ओनर है, फैक्ट्रीज का जो ओनर है, वो मिल वर्कर्स को उनकी पूरी सैलरी दे, वेजेस दे, बोनस भी दे। ठीक है, तो ये कब हुआ था? फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के दौरान जब गांधी जी सत्याग्रह में बैठे थे। तो ये तो बिल्कुल सही है। देन ही जॉइंड पीजेंट्स इन खेड़ा इन आस्किंग द स्टेट फॉर द रेमिशन ऑफ टैक्सेस फॉलोइंग द फेलियर ऑफ देयर हार्वेस्ट। ये भी बिल्कुल सही है। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बाद गांधी जी खेड़ा सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें क्रॉप फेलियर की वजह से जो मतलब गुजरात के अंदर जो फार्मर्स वगैरह थे ना, उनको मतलब पूरे जो है वेजेस या फिर सैलरी नहीं मिल रही थी, तो वो भी उसकी डिमांड रखते हुए खेड़ा सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था गांधी जी ने 1918 में गुजरात के अंदर। यहाँ पर हमारी दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। व्हेन वाज जलियांवाला बाग मैसेकर टेकन प्लेस इन अमृतसर? सबको पता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1919। द खिलाफत मूवमेंट वाज लेड बाय whom इन द ईयर 1919 टू 1920? अब खिलाफत मूवमेंट को लीड कौन कर रहा था? मोहम्मद अली, शौकत अली, लियाकत अली या बोथ ए एंड बी? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इट वाज द रोलेट सत्याग्रह दैट मेड गांधी जी अ ट्रू नेशनल लीडर। बिल्कुल सही है। 1919 में रोलेट एक्ट लेके आए ब्रिटिशर्स, जिसमें मतलब जो मेन एजेंडा था ना रोलेट एक्ट का, वो था नो अपील, नो वकील और नो दलील। ठीक है, मतलब कुछ भी हमारी ना सुनी जाएगी। और मान लीजिए अगर ब्रिटिशर्स को किसी इंसान पे मतलब किसी तरह का सस्पिशन है, तो उसी बेसिस पे वो उसको जेल में डाल सकते हैं कि भाई आगे जाके जो है कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने आवाज उठाते हुए एक नया सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था, रोलेट सत्याग्रह। ठीक है, जिसमें नॉन वायलेंस का सहारा लिया था। उसके बाद इन रिस्पॉन्स ही ऑल्सो स्टार्टेड अ न्यू कैंपेन कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये भी बिल्कुल सही है। लेटर ही ऑल्सो ज्वाइंड हैंड्स विद द खिलाफत मूवमेंट एज वेल। और 1919 से 1920 के बीच में गांधी जी जो है खिलाफत मूवमेंट, जिसको कौन लीड कर रहा था? मोहम्मद अली और शौकत अली, उनके साथ हाथ मिला लेते हैं और इसी टाइम पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी गांधी जी ने चला रखी थी साइड बाय साइड। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इतने बड़े लेवल पे चल ही रही है तो खिलाफत मूवमेंट के साथ जुड़ने का क्या फायदा? गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? बात कुछ ऐसी है, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट चलाई गई थी मुस्लिम्स द्वारा, क्योंकि वो भी नाराज थे ब्रिटिशर्स से, और यहाँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने चलाई थी। तो यहाँ पर अगर दोनों का एनिमी ही सेम है तो क्यों ना यूनाइट होकर उससे लड़ा जाए। तो इस अप्रोच के साथ गांधी जी ने एक अम्ब्रेला यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए अम्ब्रेला अप्रोच को फॉलो किया, जिसमें खिलाफत मूवमेंट या फिर मोहम्मद अली, शौकत अली या फिर मुस्लिम ब्रदर्स के साथ हाथ मिला लिए थे गांधी जी ने इसी टाइम पर। तो यहाँ पर हमारी तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। नेम द अमेरिकन बायोग्राफर हु रोट महात्मा गांधी बायोग्राफी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, नहीं पता था तो अभी याद रख लीजिएगा। पूछा है कि महात्मा गांधी की बायोग्राफी लिखने वाले अमेरिकन बायोग्राफर कौन थे? चार्ल्स बोल, जॉन साइमन, रिचर्ड स्मिथ या फिर लुइस फिशर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हु सेड दैट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज एन एपोक इन द लाइफ ऑफ इंडिया एंड ऑफ महात्मा गांधी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट न सिर्फ गांधी जी की लाइफ में एक बड़ा बदलाव लेकर आई, बल्कि पूरे भारत की मतलब पूरे भारत को एक नई दिशा दिखाई। किसने? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने। ये बात जो है किसने कही है? रिचर्ड स्मिथ ने, जॉन साइमन ने, सिडनी रोलेट ने या फिर लुइस फिशर? तो इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लुइस फिशर। असर्शन रीजन, असर्शन इन फरवरी 1922 द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन। बिल्कुल सही है। 1921 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू किया, पर गांधी जी ने एक बात कान खोल के मतलब सीधे तौर पे साफ साफ कह दी थी सब लोगों को, जो भी पार्टिसिपेंट्स थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर, कि हमारी जो अप्रोच है वो एक ही रहेगी, चाहे कंडीशन कोई भी हो, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, चाहे सर्कमस्टांसेस कोई भी हो, कि हमें नॉन वायलेंस के जो पाथ पर चलना है। पर हुआ क्या कि फरवरी 1922 में क्या हुआ, बड़ी जो बड़ा सा मोब था उसने जो है पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, और रिजल्ट क्या हुआ कि 23 पुलिस वाले जो है इसमें मारे गए।
पुलिस स्टेशन को जला दिया और इसी के रिस्पॉन्स में गांधी जी से नाराज हुए कि वॉयलेंस का सहारा लिया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो डिसाइडेड ही नहीं था, तो गांधी जी ने इसको विड्रॉ कर लिया। ये बिल्कुल सही है। अब रीजन, बिकॉज अ ग्रुप ऑफ पीजेंट्स अटैक्ड एंड टॉर्च्ड द पुलिस स्टेशन। ए भी सही है, आर भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। During the non-cooperation movement, thousands of Indians were put in jail and Gandhi ji himself was arrested in which of the following year? अब यहाँ पर पूछा है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रिजल्ट में कई सारे इंडियंस को जेल में डाल दिया गया और गांधी जी भी इस चीज से नहीं बच पाए, गांधी जी को भी पकड़कर जेल में डाल दिया गया। तो कौन सी ईयर में गांधी जी को जेल में डाला गया? तो इसका करेक्ट आंसर है मार्च 1922। फरवरी 1922 में बॉयकॉट कर दी थी और अगले ही महीने 1922 में गांधी जी को भी जेल में डाल दिया गया था। Name the judge who presided over the trial of Mahatma Gandhi but also made a remarkable speech in his favor. तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीएन ब्रूमफील्ड। लुइस फिशर अभी हमने देखा अमेरिकन बायोग्राफर है जो महात्मा गांधी की बायोग्राफी लिखते हैं। लॉर्ड इरविन को हम आगे देखेंगे कि किस तरह इरविन गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, जिसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और वो सोल्ट एक्ट, वो हम आगे देखेंगे। सीएन ब्रूमफील्ड अभी हमने देख लिया। लॉर्ड वेवल जो है वो 1945 में इंडिया के अंदर मतलब लॉर्ड की पोजीशन पे थे, जिनको बाद में कौन हटाता है? लॉर्ड वेवल के बाद कौन सा हमारे यहाँ पर लॉर्ड आता है? लास्ट लॉर्ड कौन था? वो लॉर्ड माउंटबेटन, जिसके बाद पार्टीशन हो जाता है और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। गांधी जी सो डैश एज अ सिंबल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी दैट वुड नॉट ग्लोरीफाई मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। अब ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चरखा। व्हेन वाज महात्मा गांधी रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन? अब ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। गांधी जी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रिस्पॉन्स में जेल में कब डाला गया था? अभी हमने पीछे देखा था, तो मार्च 1920 कब डाला था? 1922 के अंदर। अब उनको रिलीज कब किया जा रहा है? फरवरी 1924 के अंदर, 2 साल बाद लगभग। व्हेन डिड द सत्याग्रह ऑफ बरदोली टेकन प्लेस? अब हमने लगभग 4 सत्याग्रह देख लिए। सबसे पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीकन सत्याग्रह जो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में किया था, कब किया था? 1915 के अंदर। उसके बाद वो जनवरी 1915 के अंदर भारत आए, तो उसमें भारत आने के बाद उन्होंने जो सबसे पहला सत्याग्रह किया वो था चंपारण सत्याग्रह। कब किया? 1917 के अंदर। कहाँ किया? बिहार के अंदर। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करी, जो भी जो कि एक तरह का सत्याग्रह ही था। कब किया? 1918 में। उसी के बाद 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ। फिर इसके बाद 1928 में एक और सत्याग्रह हुआ जो था बरदोली सत्याग्रह, पर इसको गांधी जी ने लीड नहीं किया, इसको किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। On dash, Independence Day was observed with the national flag being hoisted in different venues and patriotic songs being sung. अब पूछा है कि इंडिपेंडेंस डे जो है वो फाइनली कब घोषित कर दिया गया था? ठीक है, कि उस दिन जो है नेशनल फ्लैग होस्ट किया जाएगा अब हर साल। 26 जनवरी 1930, 22 जनवरी 1929, 25 जनवरी 1929 या फिर 24 जनवरी 1930। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1930। और 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, उसी के अंदर ये डिसाइड हुआ था। इन विच ईयर गांधी जी बिगेन वॉकिंग फ्रॉम हिज आश्रम एट साबरमती टुवर्ड्स द ओशन? अब सोल्ट एक्ट को अबोलिश या फिर मिटाने के लिए गांधी जी ने एक मार्च शुरू किया, तो वो मार्च कब शुरू किया था? साबरमती आश्रम से डांडी तक का। तो साबरमती से वो शुरू कब किया था? When did the followers of Gandhiji broke the salt law by picking up natural salt in Dandi March? और सोल्ट लॉ जो है बॉयकॉट या फिर अबोलिश या फिर खारिज कब कर दिया था गांधी जी ने? दांडी मार्च के दौरान। 12 मार्च 1930 को तो शुरू किया, अब इसको खत्म कब कर दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1930। द सोल्ट मार्च वाज नोटेबल फॉर मेनी रीजंस, चूज द करेक्ट वन। इट वाज द फर्स्ट इवेंट बोट गांधी जी टू वर्ल्ड अटेंशन। बिल्कुल सही है। सोल्ट मार्च या फिर दांडी मार्च गांधी जी द्वारा किया गया एक ऐसा एक्ट था जिसके बाद वो लाइमलाइट या फिर एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए थे इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। बिल्कुल सही है। इट वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच विमेन पार्टिसिपेटेड। ये भी बिल्कुल सही है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा है ना कि कमला देवी चट्टोपाध्याय जो है वो गांधी जी के पास आती है और उनको रिक्वेस्ट करके समझाती है कि इस मूवमेंट को मेन तक ही सीमित मत करो, लिमिटेड मत करो, विमेन का पार्टिसिपेशन भी इसमें होना चाहिए। और उन्हीं के कहने पर गांधी जी ने सोल्ट मार्च के अंदर विमेन को भी अलाउ किया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। It was the first march. It was in this march which forced upon the British the realization that their Raj would not last forever. और इसी सोल्ट मार्च के अंदर ब्रिटिशर्स को एक बात और समझ में आ गई थी, जो अब उनका जो रूल है ना वो अब ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, करेक्ट वन पूछा था ना कि करेक्ट स्टेटमेंट चूज कीजिए, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेम द सोशलिस्ट एक्टिविस्ट हु हैड परसुएडेड गांधी जी टू नोट टू रेस्ट्रिक्ट द प्रोटेस्ट टू मेन अलोन। अभी मैंने पीछे इसका आंसर दिया था, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चूज द इनकरेक्ट पेयर। बाल गंगाधर तिलक कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। बिल्कुल सही है। लाला लाजपत राय कहाँ के थे? पंजाब के थे। बिपिन चंद्र पाल कहाँ के थे? बंगाल के थे। तो इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
In which of the following year Muslim League passed a resolution committing itself to the creation of separate nation called Pakistan? अब पूछा है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान रिजोल्यूशन कौन से ईयर में मतलब वो पास कर दिया था या फिर कौन से ईयर में रखा था कि भाई हमें जो है एक सेपरेट नेशन चाहिएगा। किसने? मुस्लिम लीग ने, जिसका नाम था पाकिस्तान रिजोल्यूशन। तो इसका ईयर है 1940। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर क्विट इंडिया मूवमेंट वाज बिगिन? अंडर महात्मा गांधी, जिसको गांधी जी ने अगस्त क्रांति भी कहा है, और इसी क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन भी दिया था। तो ये बिगिन कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 1942। मोहम्मद अली जिन्ना called for the direct action day on dash, due to which bloody riots broke out in Calcutta. The violence spread to rural Bengal, then to Bihar, and then to United Provinces and Punjab. अब सीधा सा क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे कब अनाउंस कर दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16th of August 1946। इन February 1947 लॉर्ड वेवल वाज रिप्लेस्ड बाय whom? अभी मैंने इसका पीछे आंसर भी बताया था। तो लॉर्ड वेवल को कौन रिप्लेस करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करनी है। इंटरनेशनल फिगर्स लाइक अल्बर्ट आइंस्टीन एंड जॉर्ज ऑरवेल गेव मूविंग अप्रिसिएशन टू गांधी जी बट आफ्टर हिज डेथ। जब गांधी जी की डेथ हो जाती है ना, तो अल्बर्ट आइंस्टीन और जॉर्ज ऑरवेल भी उनको अप्रिसिएट करते हैं, उनके कामों को, जो भी उन्होंने फ्रीडम फाइट की, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया, उसके लिए उनको अप्रिसिएशन मिलता है अल्बर्ट आइंस्टीन और जॉर्ज ऑरवेल द्वारा। तो ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद टाइम मैगजीन, जो कि एक अमेरिकन मैगजीन थी, which had once mocked Gandhiji's physical size and seemingly non-rational ideas, now compared his martyrdom to Abraham Lincoln। ये भी बिल्कुल सही है। टाइम मैगजीन जो एक टाइम पर गांधी जी का मजाक उड़ाती थी कि भाई किस तरह से गांधी जी धोती बोर करते हैं और मतलब फिजिकल पोस्चर क्या है इन चीजों पर, और वही टाइम मैगजीन अब उनको कंपेयर करती है अब्राहम लिंकन के साथ। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरिजन वाज अ जर्नल पब्लिश्ड रेगुलरली बाय whom? अब हरिजन ये जो जर्नल है, इसको पब्लिश कौन करता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। Who published a bunch of letters and he also edited a collection of letters written to him during the national movement। अब सीधा सा क्वेश्चन ये है कि ये जो a bunch of letters की कंपाइलेशन है, ये किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू या फिर बिपिन चंद्र पाल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोलेट सत्याग्रह वो स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1990। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? 1929, 1930, 1931 या फिर 1932। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1930। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दैट प्रोमिसेस सम फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वाज कम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? अब वो कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जो प्रोमिस कर रहा था कि अब भारत के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। Name the person who wrote that Gandhiji was equally concerned with the sufferings of minority community in Pakistan। अब इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा ऐसा इंसान है जो इस चीज से भी कंसर्न था कि गांधी जी को सिर्फ भारत में रहने वाले हिंदुओं की चिंता नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी जो हिंदू सिख माइनॉरिटी कम्युनिटीज है ना, उनकी उतनी ही चिंता है जितनी भारत में रहने वाली कम्युनिटीज की है। तो ये लाइन किसकी है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीजी तेंदुलकर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट। व्हेन गांधी वाज जेल्ड यंगर एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स। क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो ये जो मूवमेंट है ना, इसकी लगाम जो है यंगर एक्टिविस्ट के हाथ में आ जाती है। तो ये तो बिल्कुल सही है। जयप्रकाश नारायण वाज द मेन सोशल एक्टिविस्ट, ये भी बिल्कुल सही है इस मूवमेंट के अंदर। इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स लाइक सतारा, मेदिनीपुर, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट वर प्रोक्लेम्ड, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द प्रोक्लेमेशन ऑफ कमिटमेंट टू पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? इसका आंसर मैंने पीछे भी बताया था। तो पूर्ण स्वराज का जो ये प्रोक्लेमेशन है, ये कौन से साल में पास हुआ था? लाहौर के अंदर 1929 में, नागपुर 1922, मद्रास 1927, कलकत्ता 1928। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाहौर 1929। महात्मा गांधी हैड गिवन एडवांस नोटिस ऑफ हिज सोल्ट मार्च टू विच वाइसरॉय ऑफ इंडिया। सोल्ट मार्च को शुरू करने से पहले 12 मार्च 1930 में, उससे पहले गांधी जी ने वाइसरॉय को एक नोटिस लिखा था कि या तो आप हमारी ये 11 डिमांड्स को फुलफिल कर दीजिए, नहीं तो हम सोल्ट मार्च करेंगे। तो किस लॉर्ड को ये जो नोटिस है वो लिखा था गांधी जी ने सोल्ट मार्च से पहले? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड नहीं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन। क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन तो हमने लास्ट में देखा है ना कि 1947 में वो वेवल को रिप्लेस करते हुए आते हैं, है ना, और 1945 में वेवल थे जिनके टाइम पे शिमला कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, और डलहौजी तो अलग ही है जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वगैरह लेकर आए थे 1857 के रिवोल्ट के टाइम पर थे। इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड इरविन, जिनके बीच में 1931 में गांधी इरविन पैक्ट भी साइन होता है। द सोल्ट मार्च वाज नोटेबल फॉर वेरियस रीजंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस।
इट brought महात्मा गांधी टू वर्ल्ड अटेंशन। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा था, तो ये तो बिल्कुल सही है। इट वॉज फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल गलत हो जाती है, क्योंकि सोल्ट मार्च के अंदर हमने लगभग 78 फॉलोअर्स देखे थे गांधी जी के। उसमें से भी जो मेनली पार्टिसिपेशन था ना, वो विमेन का सबसे ज्यादा था, मुस्लिम्स का नहीं था इतना। इट मेड द ब्रिटिश टू रियलाइज दैट देयर रूल वाज नॉट फॉर एवर। ये भी बिल्कुल सही है, ब्रिटिशर्स को समझ आ गया था कि अब हमारा जो रूल है वो भारत में ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकने वाला। इट मेड द ब्रिटिश टू रियलाइज दैट दे वुड हैव टू डेवलप सम पावर टू द इंडियंस। अब उनको ये भी समझ में आ गई थी कि अब जो है हम सारी लगाम जो है अपने हाथ में लेके घूम रहे हैं ना, कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी हमारे पास है, इकोनॉमिक पावर भी हमारे पास है, कमर्शियल पावर भी हमारे पास है, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब इंडियंस को भी जो है थोड़ी सी पावर देनी होगी, ताकि इनमें जो एक लॉयल्टी की भावना जो है हमारे प्रति वो थोड़ी सी रहे, या फिर थोड़े दबके तो रहे कम से कम एटलीस्ट ये हमसे। तो ये भी बिल्कुल सही है। सोल्ट मार्च वॉज वाइडली कवर्ड बाई यूरोपियन एंड अमेरिकन प्रेस। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमारी करेक्ट जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना, वो सिर्फ एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी को हटा दो तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। महात्मा गांधी illustrated his tactical wisdom by picking on salt monopoly. Which of the following statement are correct to prove this? अब महात्मा गांधी ने सोल्ट ही क्यों चुना सोल्ट मार्च के लिए, या फिर सोल्ट मार्च में भी सोल्ट ही ऐसा क्यों मुद्दा चुना उस टाइम पे? नीड ऑफ द आर में तो और भी कई सारी चीजें थी, तो सोल्ट अचानक से उनके दिमाग में क्यों आया, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। स्टेट मोनोपोली ओवर सोल्ट वाज डीपली अनपॉपुलर, क्योंकि स्टेट ने डोमेस्टिक, अगर डोमेस्टिक यूज के लिए भी हमें सोल्ट चाहिए ना, तो उसके लिए भी हमें टैक्स देना होगा। तो आम जनता में जो है ना विद्रोह की भावना हमेशा रहती थी इसको लेके, तो ये तो बिल्कुल सही है। पीपल वर फॉरबिडन फ्रॉम मेकिंग सोल्ट फॉर इवन डोमेस्टिक यूज। अभी मैंने आपको बताया सोल्ट वाज नॉट एन इसेंशियल आइटम, ये बेवकूफी है। सोल्ट तो इसेंशियल आइटम है ना, तभी तो इतना बड़ा मतलब मार्च सक्सेसफुल रहा। सोल्ट तो इसेंशियल आई, तो सी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मेड गांधी जी पीपल्स लीडर। अब गांधी जी इतने फेमस अचानक से, मतलब अचानक से तो नहीं, पर गांधी जी ने इतनी पॉपुलैरिटी जो है गेन कैसे कर ली? कौन कौन से ऐसे पॉइंट थे, कौन सी ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज थी उनकी जो आम जनता को पसंद आई, और जिससे जो उनकी जो बॉन्डिंग है आम जनता के साथ वो मिल गई? तो सबसे पहला ही लिव्ड लाइक देम। हाँ सही बात है ना, धोती धोती पहनते थे, तो इससे सिंपल तो क्या ही होगा, तो ये तो बिल्कुल सही है। स्पोक देयर लैंग्वेज, हाँ बिल्कुल लूसिड वे में बात करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। ही वोर सिंपल धोती, ठीक है। ही स्पेंट ईच डे वर्किंग ऑन चरखा, है ना, हमने पीछे भी देखा था ना कि मैनुअल लेबर को सपोर्ट करते हैं, वो टेक्नोलॉजी को एज सच वो इतना सपोर्ट नहीं करते, चरखा जो है स्पिनिंग वगैरह वो अपने हाथ से ही करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है और आम लोगों को ये पसंद भी आता है। ही डिड नॉट डू मैनुअल लेबर, ये बिल्कुल गलत हो जाता है, तो ए बी सी डी एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हाउ डिड गांधी जी ब्रोडन द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म। अब आम लोगों के बीच में या फिर आम जनता के अंदर राष्ट्रवाद की भावना गांधी जी ने कैसे जगाई? तो ऑप्शन है न्यू ब्रांचेस ऑफ कांग्रेस वर सेटअप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडिया। यही काम करने के लिए, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है ना, ये प्रमोट करने के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। अ सीरीज ऑफ प्रजा मंडल्स वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट नेशनलिस्ट क्रीड इन द प्रिंसली स्टेट्स, ये भी बिल्कुल सही है। गांधी जी एनकरेज कम्युनिकेशन ऑफ नेशनलिस्ट मैसेज इन द मदर टंग, ये भी बिल्कुल सही है। गांधी जी वॉज नॉट एबल टू गैदर सपोर्ट ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। नोट एबल, नोट वो तो एबल थे ना, उनको तो सपोर्ट मिलता था, तो इसने नोट का है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। तो ए बी सी यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली। अब यहाँ पर आपको ये सारे जो इवेंट्स है क्रोनोलॉजी में जमाने हैं। तो लाहौर सेशन एंड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज कब रखी गई थी? दिसंबर 1929 के अंदर। ऑन जनवरी 26 गांधी जी प्रमोटेड टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, कब? 26 ऑफ जनवरी 1930। तो इससे पहले तो लाहौर सेशन ही हो गया, तो ए के बाद बी आएगा, ए के बाद बी, ए के बाद बी, ए के बाद बी, तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर हमारा एलिमिनेट हो गया। अब सी बी सी डी में देखते हैं। द सोल्ट मार्च बिगिन, सोल्ट मार्च की शुरुआत कब हुई थी? 12 ऑफ मार्च 1930 के अंदर। तो ये भी, ये तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। सोल्ट मार्च वाज मेड बाय गांधी जी एंड सोल्ट लॉ वाज ब्रोकन एट डांडी। ब्रोक कब किया था? 6 ऑफ अप्रैल 1930 के अंदर, ठीक है। गांधी अर्बन पैक्ट कब साइन हुआ था? 1931 के अंदर। अरेंज दैम इन क्रोनोलॉजी, अगेन ये मैंने पीछे भी बताया था। तो सबसे पहले क्या हुआ था इनमें से? सबसे पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह, कब हुआ था? 1917 के अंदर। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, कब हुआ था? 1918 के अंदर। उसके बाद रोलेट एक्ट या फिर रोलेट सत्याग्रह कब हुआ था? 1919 के अंदर। देन बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 के अंदर। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।